बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, इसका पार्ट 2 जो है वो हम करने जा रहे हैं। गैस लॉज इसमें डिस्कस करेंगे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, और इन तीनों लॉज को मिला के जनरल गैस लॉ, उनकी डेरिवेशंस, ग्राफ्स की एक्सप्लेनेशन, ये सब कुछ करेंगे। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो लाजमी देख लीजिए। न्यू लेटेस्ट बुक है ये फ़िज़िक्स की 2024। अभी तो इसका PDF भी अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन ये कि फिर दुआ देंगे हम जो है वो सरफराज ए मेमन भाई को, हालत से जो हैं उन्होंने ये PDF भेज दिया, तो ये कार्रवाई शुरू हो चुकी है इसके ऊपर वीडियोस बनने की, ताकि आपका टाइम जो है वो किल ना हो। बहरहाल गैस लॉज की तरफ चलते हैं और शॉर्टेस्ट तरीके से इन गैस लॉज को देखेंगे, इनकी डेरिवेशंस को भी देखेंगे। गैस लॉज ये 3 लॉज हैं गैस से रिलेटेड, जो हैं मुख्तलिफ़ टाइम पीरियड में मुख्तलिफ साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने दिए हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उस, ठीक है। पहला लॉ आपको बॉयल्स लॉ जो पता है, ये तीनों वॉल्यूम्स से रिलेटेड हैं। वॉल्यूम वॉल्यूम वॉल्यूम, बड़ा आसान है इनको याद रखना, इनको ड्राइव करना है। तो सबसे पहले वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। यहाँ पर आपको जो है वो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, यहाँ पर आपको जो है वो प्रेशर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। और वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ़ मोल्स के, यहाँ पर आपको टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। और इन तीनों लॉज को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास फाइनली क्या बनता है? जनरल गैस लॉ, जिसकी इक्वेशन ये लिखी हुई PV = nRT। ठीक है भाई, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इसी से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। ये पहला जो लॉ दिया है बॉयल्स लॉ कहलाता है, पहला वाला, इसको देखेंगे। उसके बाद चार्ल्स लॉ, इसको देखेंगे। उसके अंदर एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है ये, ठीक है, इसको देखेंगे। फिर ये एवोगैड्रोस लॉ, और उसके बाद ये जनरल गैस लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले बॉयल्स लॉ को देख लेते हैं। रॉबर्ट बॉयल ने ये लॉ दिया था, बॉयल्स लॉ। इसी के मुताबिक चलूँगा। ये जो बोल रहा है, तीनों लॉ जो हैं ये गैसेस से मुताल्लिक ही हैं, उनके वॉल्यूम से मुताल्लिक ही हैं। बॉयल्स लॉ ये कहता है आपको आसान लफ्ज़ों में, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। आपको टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर से आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? आसान सा मतलब ये हुआ कि अगर आप प्रेशर बढ़ा देंगे गैस के ऊपर तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, और अगर आप प्रेशर कम कर देंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। साइंस की दुनिया में 2 किस्म की रिलेशनशिप्स होती हैं, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप, एक इन्वर्स रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, और इन्वर्स रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि अगर एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, कम होगी। ये जो बॉयल्स लॉ है ये इन्वर्स रिलेशनशिप आपको दिखा रहा है वॉल्यूम ऑफ अ गैस एंड प्रेशर ऑफ अ गैस का। समझ में आ रही है बात आपको? अगर आप गैस का प्रेशर बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है, और अगर आप प्रेशर कम कर देंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इन्वर्स रिलेशनशिप, ठीक है भाई। अब यहीं से फार्मूलाज कुछ ड्राइव होंगे। 2 फार्मूले बॉयल के हैं, बॉयल्स लॉ के 2 फार्मूले हैं, 2 फार्मूले चार्ल्स लॉ के हैं, 2 फार्मूले जो हैं एवोगैड्रोस लॉ के हैं, और एक फार्मूला जो है वो इसका PV = nRT जनरल गैस इक्वेशन का है। तो टोटल ये 7 फार्मूले बनते हैं। इनको अभी मैं 1 बाय 1 ड्राइव भी कर देता हूँ और आपको दिखा भी देता हूँ। इसी से, जबकि बॉयल्स लॉ ये कहता है कि टेम्परेचर को आपने कांस्टेंट रखना है, टेम्परेचर आपने बढ़ाना या घटाना नहीं है। अगर आपने ऐसा किया तो फिर ये जो बात यहाँ पर की गई है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, ये बात फिर सही साबित नहीं हो सकेगी। इसलिए टेम्परेचर ऑफ द गैस, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी आपने। अब इसकी डेरिवेशन कर देते हैं। ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहलाता है, ठीक है। जिस तरह अंग्रेज़ी ज़बान में
लेटर्स होते हैं ए बी सी डी, उर्दू ज़बान में अलिफ बे ते लाइक दिस। इसी तरह यूनानी ज़बान के लेटर्स हैं ये अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। इन यूनानी ज़बान के लेटर्स को हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं अपने कामों में। तो ये अल्फ़ा कहलाता है, ये लेटर यूनानी ज़बान का है, ग्रीक लैंग्वेज का है, इसको हमने यहाँ पर यूज़ किया है। और यहाँ पर ये अल्फ़ा जो है किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहलाता है, ठीक है, जो रिलेट कर रहा है इन दो क्वांटिटीज़ को, इन्वर्सली रिलेट कर रहा है। और इन्वर्सली रिलेट का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जब भी आप ख़त्म करते हैं डेरिवेशन में तो इसकी जगह पर कोई कांस्टेंट आता है और इक्वल का साइन आता है, दो चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है ये इक्वल का साइन आ गया और ये कांस्टेंट आ गया के। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/p से, ठीक हो गया भाई। तो ये के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा k/p, और p को यहाँ पर लेके आ जाएंगे तो ये बन जाएगा PV = k। ये पहला फार्मूला आपके पास आ गया बॉयल्स लॉ का। दूसरा जो फार्मूला है बॉयल्स लॉ से रिलेटेड, वो दो केसेस के दरमियान है। मतलब एक ही गैस है जिसकी दो स्टेट आप दिखा रहे हैं, पहली स्टेट और बाद वाली स्टेट। जब आप प्रेशर को कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ रहा है आखिर गैस के ऊपर। तो दो स्टेट्स जो हैं गैस की हो गई हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेट या इनिशियल स्टेट जो है पहली हालत इसकी, और ये सेकंड स्टेट, ये दूसरी हालत हो जाएगी जब आप प्रेशर से छेड़छाड़ करेंगे। तो यहाँ पर दो स्टेट हैं, इसीलिए ये जो हमारे पास अब फार्मूला है इसमें भी चेंजेस आ जाएगी। ये हो जाएगा P1 V1 = K, और ये हो जाएगा P2 V2 = K। मैथमेटिक्स की दुनिया के अंदर एक टर्म इस्तेमाल होती है जिसको हम कहते हैं इक्वेट कर देना, इक्वेट बराबर कर देना। ये कब हो सकता है, जब दोनों इक्वेशंस की आप एक साइड को देखें तो वो एक ही जैसी हों। जैसे इन दोनों इक्वेशंस की राइट हैंड साइड देखें, आपको नज़र आ रहा है के, यहाँ भी नज़र आ रहा है के, तो आप इनकी लेफ़्ट हैंड साइड को भी बराबर कर सकते हैं। तो ये बनेगा P1 V1 = P2 V2। ये दूसरा बॉयल्स लॉ का फार्मूला आपके पास आ गया, P1 V1 = P2 V2, ठीक है भाई। अब चलते हैं चार्ल्स लॉ की तरफ। ये हो गया, ये भी हो गया, लेकिन चार्ल्स लॉ की तरफ जाने से पहले ज़रा इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखते हैं। वो ग्राफ जो है ना वो बड़ा डिस्टर्ब करता है बनाना। ग्राफ पे काम करना सीख लें, इतना कोई मुश्किल नहीं है। ग्राफ जो है वो आपको सिर्फ जो है वो दो क्वांटिटीज़ को रिलेट करके दिखाता है, दो क्वांटिटीज़ को रिलेट करके दिखाता है। ये रहे वो दो ग्राफ, ठीक है, जो कि रॉबर्ट बॉयल ने बनाए थे, और इसी के तहत उसने ये बात बताई थी क्या, कि प्रेशर अगर आप बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब यहाँ पर एक साइड पर आप जो है इसके क्या ले लें, एक साइड पर आप जो है इसके प्रेशर ले लें और दूसरी साइड पर ये वॉल्यूम। ये वाली लाइन जो एक्स एक्सिस वाली है ये वॉल्यूम की हो गई, ये वाली लाइन जो ऊपर जा रही है ये वाई एक्सिस वाली, ये एक्स एक्सिस वाली हो गई और ये वाई एक्सिस वाली हो गई। मेरे साथ साथ बनाते रहिए, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, ये जो आपको ग्राफ जो है वो नज़र आ रहा है, इस ग्राफ का एक नाम होता है, इसको जो है हम क्या नाम होता है, नाम भूल गया यार, अभी बता देता हूँ आपको। इसका नाम जो है वो इसको हम कहते हैं हाइपरबोला, हाइपरबोला। ये इस किस्म का जो ग्राफ होता है ना इसको हम क्या कहते हैं, हाइपरबोला, हाइपरबोला। और ये इस किस्म का ग्राफ जो है वो आपको कब मिलता है, जब यूनिफॉर्मिटी आपको नज़र नहीं आती, यूनिफॉर्म सिचुएशन आपको नज़र नहीं आती। कैसे, अभी बताता हूँ। यहाँ पर आप ज़ीरो रखिए, ठीक है, ये वॉल्यूम है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ले जाएं। ये कितने भी आप बढ़ा सकते हैं, ये कितने भी आप बढ़ा सकते हैं। प्रेशर जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में
लिया गया है। वॉल्यूम जो है ये क्यूबिक डेसीमीटर में या मीटर में जो है वो लिया गया है। आपकी बुक के मुताबिक यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो लिया गया है क्यूबिक मीटर में, क्यूबिक मीटर में। क्यूबिक डेसीमीटर हटा देता हूँ, क्यूबिक मीटर में जो है वो वॉल्यूम लिया गया है। ठीक है भाई, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मिटा दूँ। तो ये ग्राफ जो है हमें ये बताएगा गैस की हालत, कि गैस जो है वो जब उसका ये यहाँ पर देखें आप, पहला ये सिचुएशन है और दूसरी सिचुएशन ये है, ये फर्स्ट स्टेट है। अब ये देखें ये वॉल्यूम वाला है तो ये किस पे जाके गिर रहा है, ये 5 पे। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है V1 कितना है 5, और प्रेशर जो है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर के अंदर कितना है P1 3 पे आ रहा है। ये देखिए, अब इसको चेंज करते हैं। अब हम प्रेशर जो है अब यहाँ से चेक करते हैं इसको, ये यहाँ से लेके आते हैं और इसी पॉइंट से, ये पॉइंट होता है असल में, पॉइंट है ये, तो इसी पॉइंट से हम नीचे ज़रा, ये प्रेशर तो हमें समझ में आ रहा है, यहाँ से जब यहाँ लेके आ रहे हैं तो प्रेशर 7 बन रहा है। वॉल्यूम भी तो चेक करें, तो वॉल्यूम ये आ गया नीचे। तो यहाँ से देखें अगर ये इसको 7 को मैच कर रहा है तो यहाँ पर हमारे पास दूसरी सिचुएशन क्या है, P2 कितना है हमारे पास 7, और वॉल्यूम जो है V2 इसको भी ज़रा चेक करें तो वॉल्यूम कितना है हमारे पास 2 आ रहा है, वॉल्यूम 2 आ रहा है। ये दो केसेस हैं, ये दो स्टेट्स हैं जो कि अभी मैंने बनाई थी ना, उसी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसके अंदर क्लियरली आप देख सकते हैं कि पहला वाला जो केस है इसके अंदर वॉल्यूम 5 क्यूबिक मीटर है, ठीक है, जबकि प्रेशर कितना है उस वक्त 3 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। अब आपने प्रेशर में तब्दीली की है, आपने प्रेशर को बढ़ा दिया है। प्रेशर कितना कर दिया आपने 7 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो वॉल्यूम पे इसका क्या फ़र्क पड़ा है, वॉल्यूम 3 से 2, वॉल्यूम 5 से कितना हो गया, 5 से ये 2 पे चला गया। तो आपने देखा ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर आप इन्वर्स रिलेशनशिप देख रहे हैं कि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो गया। पहले प्रेशर 3 था तो वॉल्यूम 5 था, दूसरे केस के अंदर जो है वो प्रेशर 7 हो गया है तो वॉल्यूम कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है भाई, लेकिन इसके अंदर हमें यूनिफॉर्मिटी नज़र नहीं आ रही। ये हाइपरबोला जो है वो हमें 2 स्ट्रेट तो दिखा रहा है लेकिन यूनिफॉर्मिटी नज़र नहीं आ रही। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसी हालत दोनों की, मतलब उनके अंदर कोई सीक्वेंस नज़र आए, कोई तरतीब नज़र आए। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि प्रेशर 1 जो है और वॉल्यूम 1 जो है, ये वॉल्यूम जो प्रेशर जो है वो 6 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है और वॉल्यूम जो है वो 2 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है। तो यहाँ पर बल्कि इसको 12 कर लेते हैं, 12 कर लेते हैं, इसको 12 कर लेते हैं, इसको 6 कर लेते हैं। अब अगर हम प्रेशर जो है वो बढ़ाते हैं, कितना, इसको 14 कर देते हैं, तो वॉल्यूम जो है ये कितना हो गया, ये 8 हो गया। अगर प्रेशर जो है वो हम 16 कर देते हैं तो वॉल्यूम जो है वो 10 हो गया। आप देख रहे हैं ये यूनिफॉर्मिटी है। हाइपरबोला आपको यूनिफॉर्मिटी नहीं देगा बल्कि डिफरेंट वैल्यूज़ देगा। कुछ प्रेशर पे कुछ वैल्यू आ जाएगी, दूसरे प्रेशर पे कुछ वैल्यू आ जाएगी। ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, यहाँ पर भी यही सिचुएशन है, ये प्रेशर आ गया और ये वॉल्यूम आ गया। यही 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे भी बढ़ सकता है, ये भी आगे बढ़ सकता है। ठीक है भाई, तो ये दूसरा ग्राफ आ गया। ये जो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ये हाइपरबोला नहीं है। ये तभी बनाया जाता है जब आपको यूनिफॉर्मिटी नज़र आती है, बराबरी नज़र आती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इस जगह पे चेक करना चाहें, इस जगह पर, इस पॉइंट पर वॉल्यूम और प्रेशर की क्या पोजीशन है, तो इसको ड्रॉप डाउन करें, वॉल्यूम की तरफ लेके आएंगे तो ये देखें 3 पे आ रहा है। तो वॉल्यूम की अभी पोजीशन कितनी है 3 क्यूबिक मीटर। और इसी पॉइंट से अगर हम यहाँ पर आए, प्रेशर को चेक करें तो ये कहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ पर आ रहा है, ये भी 3 पर आ रहा है।
तो प्रेशर जो है वो 3, कितना है प्रेशर का यूनिट? न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। अच्छा, मुझे यहाँ वैल्यूज़ थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि प्रेशर का इन्वर्स रिलेशनशिप है ना। तो यहाँ पर अगर मैं इसको 5 कर दूँ, बल्कि इसको 5 कर दूँ, इसको 10 कर दूँ, इसको 15 कर दूँ, तो अब ज़रा मुनासिब रहेगा, वरना फिर प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज़ एक ही जैसी हो जाएंगी, आपको बात सही तरह समझ में नहीं आएगी। 5-5 का फ़र्क रख देता हूँ, 30 और ये 35 और ये 40। तो इस सिचुएशन के ऊपर अब प्रेशर जो है वो कितना है? 15 है, ठीक है भाई। अगर यहाँ पर अब मैं चेक करूँ कि यहाँ पर प्रेशर जो है इस जगह पर कितना होगा, इस जगह पर, इस पॉइंट पर जो है वो वॉल्यूम और प्रेशर की क्या पोजीशन है, तो ये अब वॉल्यूम कितना हो गया हमारे पास? वॉल्यूम हमारे पास 2 हो गया। प्रेशर जो है अब कितना हो गया? ये देखें, प्रेशर यहाँ से यहाँ आ गया। तो चेंज तो अब भी हो रहा है, इन्वर्स रिलेशनशिप अब भी आपको नज़र आ रही है। प्रेशर कितना हो गया? 10 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, ठीक है। लेकिन चेंज के साथ साथ, इन्वर्स रिलेशनशिप के साथ साथ आपको यूनिफॉर्मिटी भी नज़र आती है, एक ही जैसा मामला आपको नज़र आता है। अच्छा, यहाँ पर ये वॉल्यूम जो है इस ग्राफ के अंदर मैं एक चीज़ लगाना भूल गया, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करता है। अब देखें, डायरेक्ट रिलेशनशिप शो करने के लिए इसको ज़रा समझिएगा, ये v नहीं है, ये 1/v है, 1/v है। 1/v क्यों कर रहे हैं हम? इन्वर्स रिलेशनशिप शो करने के लिए, डायरेक्ट रिलेशनशिप की मदद से। अब आप बोल रहे होंगे सर ये क्या बात बोली आपने, इन्वर्स रिलेशनशिप शो कर रहे हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप की मदद से। भाई ये जैसा ग्राफ बता रहा है मुझे मजबूरन यही करना पड़ रहा है। हालांकि इसको यूं भी किया जा सकता था, लेकिन ये बोलता है नहीं, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? हम ये भी तो कह सकते हैं कि प्रेशर जब बढ़ रहा है तो वॉल्यूम का इन्वर्स भी बढ़ रहा है। क्या कहा मैंने? प्रेशर जब बढ़ रहा है तो वॉल्यूम का इन्वर्स भी बढ़ रहा है। अब तो ये तो फिर डायरेक्ट रिलेशनशिप हुई ना, ये तो इन्वर्स रिलेशनशिप हुई नहीं, जो कि हम यहाँ पर देखते हैं, जिसमें एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है। तो यहाँ पर तो मैं बोल रहा हूँ प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम का इन्वर्स भी बढ़ रहा है, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप हो गई। बॉयल्स लॉ फेल हो गया? नहीं, ऐसी बात नहीं, आप मेरी बात ध्यान से सुने। मैं कह रहा हूँ प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम का इन्वर्स बढ़ रहा है। आपको पता है वॉल्यूम का इन्वर्स जब बढ़ता है तो इसका मतलब ये होता है कि वॉल्यूम का कम होना। समझ में आ रही है बात आपको? जब हम कह रहे हैं कि वॉल्यूम का इन्वर्स जो है वो बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम का जो है वो एक्चुअली वॉल्यूम कम हो रहा है। क्या हो रहा है? वॉल्यूम जो है वो कम हो रहा है। अच्छा, पिछली वीडियो के अंदर भी जो है ना वो माइक मेरा थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, तो इसके पार्ट 1 के अंदर भी शुरू में थोड़ा झरझराहट वगैरह या आपको शोर सुनाई दिया होगा। फिर अल्लाह का शुक्र है कि आगे सेट हो गया, क्योंकि वीडियोस वगैरह मैं एडिट करता नहीं हूँ, ठीक है, इतना वक्त नहीं होता, तो वीडियोस बना के बस जैसी बनाता हूँ वैसे ही पब्लिश कर देता हूँ। इसी तरह कोई छेड़छाड़ किए बग़ैर, तो कोई एडिटिंग में करता नहीं हूँ। अगर कोई गलती हो जाए, कोई साउंड वगैरह में आगे पीछे ऐसी गड़बड़ हो जाए, ऐसे साउंड में गड़बड़ हो जाए जिससे आपको कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है, तो वो फिर मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। लेकिन कभी अगर माइक बिल्कुल ही धोखा दे जाए कि शुरू में इतना शोर शराबा मचा दे माइक जो है वो, कि झर 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 आपको बस सिर्फ यही आवाज़ आ रही हो, मेरी आवाज़ ही नहीं आ रही हो, तो फिर मुझे मजबूरन वो पूरा लेक्चर जो है वो डिलीट करके नया लेक्चर बनाना पड़ता है, फिर माइक की सेटिंग करके। ये मैं कराऊँगा, वक्त थोड़ा मिल नहीं रहा तो दूसरा माइक ले आऊँगा, तो ये इंशाल्लाह सेट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो दोनों ग्राफ्स की मदद से मैंने बॉयल्स लॉ आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया। ये जो ग्राफ है ये आपको बता रहा है कि प्रेशर जो है वो इन्वर्स रिलेशनशिप रखता है वॉल्यूम के, और ये वाला ग्राफ जो है ये आपको बता रहा है प्रेशर जो है वो डायरेक्ट रिलेशनशिप रखता है किसके? वॉल्यूम के इन्वर्स के, वॉल्यूम के इन्वर्स के। तो बात घूम फिर के वही है, ठीक है भाई। अब चार्ल्स लॉ को देख लें। अब चार्ल्स लॉ के अंदर हमारे पास एब्सोल्यूट ज़ीरो भी आ जाता है, ठीक है। चार्ल्स लॉ के अंदर
ये ग्राफ ऐसा धमाका करता है जो कि समझ से ही बाहर है, लेकिन क्योंकि ग्राफ हमारा एक मैथमेटिकल टूल है, हमारे पास साइंस की दुनिया में जो यकीन करने वाली चीज़ है ना, वो हमारे पास इक्वेशंस होती हैं। अगर हमारी इक्वेशंस जो हैं वो हमें सही, अगर हमारी इक्वेशंस हमें सेटिस्फाई कर रही हैं, हमारी इक्वेशंस जो हैं जो रिज़ल्ट हमें दे रही हैं, ये बात तय है कि वो सही हैं। और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है ये भी एक मैथमेटिकल टूल है। अगर आपका ग्राफ जो है आपको ये बता रहा है कि ऐसा मुमकिन है, तो हकीकी दुनिया में भी ऐसा मुमकिन होगा। चार्ल्स लॉ के अंदर आप देखेंगे कि चार्ल्स ने जो ग्राफ बनाया उससे उसको क्या पता लगा। समझ में आ रही है बात आपको? और हकीकी दुनिया में भी फिर उसको देखा गया। सॉरी, ये मैंने मिटा दिया। चौथा, PV इज इक्वल टू NRT। ठीक है भाई, अब चार्ल्स लॉ की तरफ चलते हैं। चार्ल्स लॉ आपको क्या बता रहा है, यहाँ पर आप देख लीजिए। चार्ल्स लॉ आपको इससे समझ में आ जाएगा। चार्ल्स लॉ बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस, चार्ल्स लॉ, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहाँ पर आपको प्रेशर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, प्रेशर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। मतलब किसी भी गैस का वॉल्यूम आप बढ़ा सकते हैं अगर आप उस गैस का टेम्परेचर बढ़ा दें। आप उस गैस का टेम्परेचर बढ़ा दें तो उस गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। आप उस गैस का टेम्परेचर कम कर दें तो उस गैस का वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। देखें, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है, एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। इन्वर्स रिलेशनशिप में उल्टा काम होता है कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है। ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रेशर के साथ आपने छेड़छाड़ नहीं करनी। प्रेशर ऑफ द गैस उसको कांस्टेंट रखना है। आप प्रेशर अगर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो चार्ल्स कहता है ये फिर लॉ जो है गलत हो जाएगा, इसलिए प्रेशर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। अब इसके भी दो फार्मूलाज निकालने हैं, तो ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करेंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट आ जाएगा, और इस टी को मैं यहाँ से यहाँ लेके आऊँगा क्योंकि टी यहाँ मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आपके पास आ गया फर्स्ट फार्मूला। अब इसके दो केसेस देख लें। अगर ये बात टी वाली आपको समझ में नहीं आई तो भाई आप देखें ज़रा, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है पूरी बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स की, उसका पार्ट 1 देखें, 2 देखें, उसमें जो मैंने क्वेश्चंस दिए उनकी प्रैक्टिस करें। आपकी मैथ्स की बेसिक्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, तो आपको समझ आ जाएगा ये टी यहाँ से आके ये डिवाइड की शक्ल में क्यों आया। ठीक है भाई, अब इसके दो केसेस ले लेते हैं, इनिशियल केस और फाइनल केस। तो फर्स्ट स्टेट इसकी कैसी थी और सेकंड स्टेट इसकी कैसी थी, ये हम देख लेते हैं। यही लॉ होगा, वॉल्यूम V1 हो जाएगा, टेम्परेचर T1 हो जाएगा और ये K, और ये वॉल्यूम V2 हो जाएगा और टेम्परेचर T2 हो जाएगा और ये K। अब आपने क्या करना है, ये देखें, इक्वेट करना है। यहाँ पर ये इक्वेट हो जाएगा, मैथमेटिकल टूल, राइट हैंड साइड बराबर हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड भी बराबर होंगी। V1 अपॉन T1 इज़ इक्वल टू V2 अपॉन T2। ठीक है भाई, ये आपके पास दूसरा फार्मूला चार्ल्स लॉ का आ गया। ठीक है, अब इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं, जिसमें एब्सोल्यूट ज़ीरो का आपको पता चलेगा कि ये एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है ये क्या बला है। इसका ग्राफ थोड़ा सा मुश्किल है समझना। ठीक है भाई, इसका ग्राफ थोड़ा सा मुश्किल है समझना, इसलिए आप पूरी तवज्जो रखिएगा और साथ साथ इसको बनाइए। ये रहा ग्राफ। ठीक है भाई, यहाँ पर हमारे पास जो चार्ल्स लॉ का ग्राफ है, कहाँ हो भाई, ज़रा सामने आ जाओ। हाँ, ये रहा। यहाँ इसको वॉल्यूम रखा है इसने, और यहाँ पर ये वॉल्यूम आ गया और ये टेम्परेचर आ गया। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, टेम्परेचर आप ज़ीरो से शुरू करते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर आप जो है वो 1 डिग्री लेते हैं, 2 डिग्री लेते हैं, 3 डिग्री लेते हैं, 4, 5, 6 डिग्री लेते हैं। ठीक है, पहले नॉर्मली इसको देखेंगे जो चार्ल्स कहता है कि भाई आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम को लेते हैं 1 क्यूबिक मीटर
2 क्यूबिक मीटर, 3 क्यूबिक मीटर, 4 क्यूबिक मीटर, 5 क्यूबिक मीटर, 6, 7 क्यूबिक मीटर, लाइक दिस। ठीक है भाई, ये ग्राफ जो है अगर हम यूं बनाते हैं इस तरह से, तो ये जो ग्राफ है, अब यहाँ पर अगर मैं चेक करना चाहूँ, इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ अगर मैं इस पोजीशन, इस पॉइंट पे अगर मैं चेक करना चाहता हूँ गैस की पोजीशन, तो मैं इसको ड्रॉप डाउन करूँगा। यहाँ पर टेम्परेचर हमारे पास कितना है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, नोट करते रहिएगा। और वॉल्यूम हमारे पास कितना है, वो भी 5 है। ये फर्स्ट केस आ गया। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं चेक करूँगा तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना आ गया मेरे पास, 2, और वॉल्यूम कितना आ गया, वॉल्यूम भी 2 आ गया। अब यहाँ थोड़ी सी मैं चेंजेस करूँगा। ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा इन वैल्यूज़ को, ये मैं भूल जाता हूँ इन वैल्यूज़ को जो है ना चेंज करना। बहरहाल तो यहाँ पर और अगर पीछे लेके आएंगे आप तो ये आएगा, और अगर पीछे लेके आएंगे तो ये आ जाएगा, ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। आपको पता है ये भी एक पॉइंट है जी, ये भी एक पॉइंट है। ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर वॉल्यूम जो है इसकी क्या वैल्यू है, 0, और टेम्परेचर जो है इसकी क्या वैल्यू है, ये भी 0 है। मतलब अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ ना मामला, अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो इस पॉइंट के ऊपर तो, और अगर इसको पीछे लेके आएंगे और लेके आएंगे तो फाइनली आप 0 पे आके खड़े हो जाएंगे। यहाँ से आएँ तो यहाँ टेम्परेचर 5 है, यहाँ वॉल्यूम 5 है। इसी तरह यहाँ टेम्परेचर 2 है तो यहाँ वॉल्यूम 2 है। फिर इसी तरह ये, और आप पीछे आ रहे हैं। चार्ल्स जो है वो एक ख़ास बात नोट करता है। अच्छा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सेंटीग्रेड है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूँ। आप देखें, ये वाला तो आपको समझ में आ गया ना, नॉर्मल जो चार्ल्स कहता है कि भाई आप देखें, आपको नज़र आ रहा है कि टेम्परेचर जो है 5 था तो वॉल्यूम 5 था, टेम्परेचर 2 है तो वॉल्यूम 2 है। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ गया, टेम्परेचर घटाएंगे वॉल्यूम घट गया। नॉर्मल बात जो चार्ल्स ने बोली। और इसके अलावा अब चार्ल्स ने एक और चीज़ देखी, क्या, जब उसने इस ग्राफ को थोड़ा सा एडिट किया, थोड़ा सा और आगे लेके गया, लेकिन उसके लिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि आपकी बुक के अंदर भी पिक्चर जो है वो इसी तरह की बनी हुई है। ये ग्राफ इस तरह से बना हुआ है, ऐसे। इसका बड़ा अहम मकसद है, यहाँ पर पहले मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड लिख लूँ, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है भाई, ये क्या है हमारे पास, ये टेम्परेचर, ये क्या है हमारे पास, वॉल्यूम। ये वॉल्यूम 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा, इस जगह के ऊपर अगर मैं आपसे पूछूं टेम्परेचर क्या है तो आप यहाँ पर लेके आ जाएंगे, टेम्परेचर आप बता देंगे 3, सही है ना। और इसी पॉइंट पर मैं अगर पूछूं कि वॉल्यूम कितना है तो आप वॉल्यूम को यहाँ ले आएंगे और बता देंगे, इसको यहाँ खींच के लेके आएंगे वॉल्यूम के साथ तो 4 मिल जाएगा आपको, यहाँ पर आपको 3 मिल गया। तो इस पॉइंट पे आप बता देंगे गैस की पोजीशन के टेम्परेचर 3 है, वॉल्यूम 4 है। ठीक है ना। इसी तरह आप आगे आएंगे इस पॉइंट पे, ध्यान से देखिए, तो इस पॉइंट पे भी आपको कुछ वॉल्यूम और कुछ टेम्परेचर मिलेगा। इस तरह आप इस पॉइंट पे आएंगे तो आपको कुछ वॉल्यूम, कुछ टेम्परेचर और कुछ वॉल्यूम मिलेगा। अब ज़रा ध्यान से देखें, और अगर आप आगे बढ़ के इस पॉइंट पे आएंगे तो आपको पता है इस पॉइंट पे आपको क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा। ध्यान से सुनिए, इस पॉइंट पे आपको वॉल्यूम क्या मिल रहा है, ये देखें 2 है ना, ये रहा 2, तो वॉल्यूम इस पॉइंट पे आप कहेंगे 2 है। अच्छा, और नीचे जब आएंगे एस से तो क्या मिल रहा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर आप क्या बोलेंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मतलब इस पॉइंट पर भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी
आपको गैस का वॉल्यूम कुछ ना कुछ मिल रहा है, आपको गैस का वॉल्यूम कुछ ना कुछ मिल रहा है। अब चार्ल्स बोलता है अगर मैं टेम्परेचर को नेगेटिव में ले जाऊं, आप ले जा सकते हैं। ये ग्राफ जो है ना, ये इसकी ये राइट हैंड साइड का एक्स एक्सिस जो है ना, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहलाता है। अब एक और चीज़ ज़रा ग्राफ के हवाले से समझ लीजिए, ठीक है। ये जो है ये ज़ीरो होता है और ये पॉजिटिव, राइट हैंड साइड पर ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और यहाँ पर आएँ जब, तो लेफ़्ट हैंड साइड पर इसी एक्स एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, -1 -2 -3 -4, ये आगे चलता रहता है। तो ये भी एक्स एक्सिस है, लेकिन ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ हैं और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस जो है ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ भी मैं टेम्परेचर लिख देता हूँ। अब ये वाई एक्सिस आ जाएगा, तो वाई एक्सिस ये रहा, इसकी वैल्यूज़ यहाँ से शुरू होती हैं 0 से 1 2 3 4, ये क्या है हमारे पास, ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह जब आप वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, इसी तरह जब आप नीचे जाएंगे तो नेगेटिव वाई एक्सिस शुरू हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 -1 -2 -3 -4। समझ में आ रही है बात आप? तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। क्लियर हो गई ये बात? अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर भी तो ये होगा ना, इसको मैं अगर आगे ले जाऊँ इसी तरह, ये इस तरह से, तो यहाँ पर -1 भी मिलेगा, -2 भी मिलेगा, -3 भी मिलेगा। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस टेम्परेचर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस भी टेम्परेचर है। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं इस वॉल्यूम को, जो वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको अगर मैं और नीचे लेके जाऊं तो इसकी भी मुझे नेगेटिव वैल्यूज़ मिलेंगी, 0 से -1 -2 -3, लाइक दिस, ठीक है। लेकिन मैं ये लेके नहीं जाऊंगा, माइनस तक लेके नहीं जाऊंगा वॉल्यूम को, क्योंकि ये तो इलॉजिकल बात है ना, वॉल्यूम थोड़ी ना माइनस होता। तो अब दोबारा इसी जगह पर आ जाएगी, ये जो पॉइंट था, यही वाला पॉइंट था ना, इस पॉइंट पर वॉल्यूम कितना मिला हमें 2 और टेम्परेचर कितना मिला था हमें 0। अब ये जब और आ गया है, और आगे लेके आए, ये ऐसे इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पर अब देखें, यहाँ अगर मैं जाता हूँ और नीचे आता हूँ, तो यहाँ पर आने के बाद ये 1 में यहाँ लिख देता हूँ और थोड़ा सा ऊपर भी कर देता हूँ तो आसान। तो इस जगह पर आपको, इस पॉइंट पर जब मैं इसको थोड़ा और नीचे लेके आया हूँ, तो देखें आपको वॉल्यूम कितना मिल रहा है, वॉल्यूम आपको 1 मिल रहा है, और टेम्परेचर आपको कितना मिल रहा है, टेम्परेचर आपको -1 मिल रहा है। ऐसी बात है। अब अगर मैं थोड़ा और इसको लेके आता हूँ, यहाँ पर इस जगह ये पॉइंट आ जाता है। अब ये देखें टेम्परेचर आपको क्या मिल रहा है इस पॉइंट पर, -2। तो टेम्परेचर जो है वो आपको मिल रहा है -2। वॉल्यूम क्या मिल रहा है आपको -2 पर, ज़रा ध्यान से देखिएगा। इस जगह पे वॉल्यूम क्या मिल रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम क्या मिल रहा था, इस पॉइंट पर वॉल्यूम आपको 1 मिल रहा था, और कौन सा टेम्परेचर था, -1। लेकिन और जब नीचे आए आप, इस पॉइंट पर आए, तो आपको टेम्परेचर कितना मिला है, -2। वॉल्यूम यहाँ आगे लेके चलें, ये वॉल्यूम आपको मिल रहा है 0, वॉल्यूम आपको मिल रहा है 0। क्या बात मैंने आपको समझाई है? चार्ल्स क्या बताना चाह रहा है? चार्ल्स आपको ये बताना चाह रहा है इस ग्राफ की मदद से कि भाई अगर आप गैस का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा घटा देंगे, बहुत ही ज़्यादा आप गैस को ठंडा करेंगे, बहुत ज़्यादा ठंडा करेंगे, इतना ठंडा करेंगे, इतना ठंडा करेंगे कि फाइनली जो है ऐसा स्टेज आएगा कि कोई टेम्परेचर आपको, क्योंकि ठंडा करते जा रहे हैं, ठंडा करते जा रहे हैं, तो नेगेटिव में वैल्यूज़ आती चली जाएगी ना, -1 होगा, -5 होगा, -10 होगा, -20 होगा, -100 होगा,
तो माइनस की दुनिया में कोई एक रीडिंग आपको ऐसी मिलेगी जिसके ऊपर वॉल्यूम आपको 0 मिल जाएगा गैस का। और वो रीडिंग पता है कौन सी है? यहाँ तो मैंने आपको ये -2 डिग्री सेंटीग्रेड दिखाया है ना, ठीक है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए है। एक्चुअली जो चार्ल्स ने कैलकुलेट की थी नेगेटिव टेम्परेचर की वो वैल्यू जिस पर गैस का वॉल्यूम 0 हो रहा था, वो टेम्परेचर था -273 डिग्री सेंटीग्रेड, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो चार्ल्स ने जो ग्राफ बनाया था उसकी कैलकुलेशन ये कह रही थी कि भाई अगर आपने किसी गैस का टेम्परेचर इतना कम कर दिया, -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप उस टेम्परेचर को ले गए, तो गैस का वॉल्यूम जो है मेरी कैलकुलेशन बताती है 0 हो जाएगा। और आपको पता है किसी भी चीज़ का वॉल्यूम अगर 0 हो जाए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भाई वो चीज़ ही नहीं है, उस चीज़ ने अपना वजूद खो दिया। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वजूद, एंटिटी, हस्ती, साइज। इसका वॉल्यूम है, मतलब अगर इस मार्कर का वॉल्यूम है तो इस मार्कर का वजूद है, और अगर इस मार्कर का वॉल्यूम 0 हो गया तो इसका मतलब लाड़शू, मार्कर ख़त्म हो गया, मार्कर है ही नहीं, मार्कर है ही नहीं। वॉल्यूम 0 होने का मतलब वो चीज़ ही गुम हो गई, ख़त्म हो गई, फना हो गई। और आपको पता है ऐसा होता नहीं है साइंस की दुनिया में। तो क्या चार्ल्स सही था? जी भाईजान बिल्कुल सही था। अब उसने ये बता दिया ना कि अगर आपने गैस का टेम्परेचर ये पहुंचा दिया -273 डिग्री सेंटीग्रेड तो उसका वॉल्यूम 0 हो जाएगा। मेरी कैलकुलेशन ये कहती है। अब इस टेम्परेचर पे लेके कौन जाएगा? इतना आसान थोड़ी ना है। अभी तक हमारी यूनिवर्स के अंदर ये टेम्परेचर अचीव नहीं किया जा सका, और ना ही हमारी अर्थ पर जो साइंटिस्ट हैं उनमें से किसी ने कितना भी ठंडा कर लें, अंटार्कटिका ले जाएं, कुछ भी आप चेक कर लें, कितनी जोड़ तोड़ कर लें, अभी तक कोई भी ये टेम्परेचर अचीव कर ही नहीं सका। समझ आ रही है बात आपको? ये सेंटीग्रेड में है। इसको अगर मैं केल्विन में लिखूं तो ये किसके बराबर होता है पता है आपको? केल्विन में ये 0 के बराबर होता है। 0 केल्विन इज इक्वल टू -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर केल्विन में बात करूं तो मैं 0 केल्विन कहूँगा कि भाई 0 केल्विन पर आपकी गैस का वॉल्यूम जो है वो 0 हो जाएगा। समझ आ रही है ना बात? आप केल्विन में अगर बात करेंगे तो बोलेंगे 0 केल्विन पे गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा। सेंटीग्रेड में बात करेंगे तो आप कहेंगे -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का वॉल्यूम 0 हो जाएगा। ये दोनों बराबर हैं। -273 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर है 0 केल्विन के। और इसी पर्सपेक्टिव में इस 0 केल्विन को एब्सोल्यूट ज़ीरो कहा जाता है। एब्सोल्यूट ज़ीरो। अब अगर आपसे कोई पूछे भाई ये एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या है, तो आप ये बताएं कि ये 0 केल्विन है, ये टेम्परेचर है 0 केल्विन, जिसके ऊपर, और ये हाइपोथेटिकल है, ये थ्योरेटिकल है, इस टेम्परेचर के ऊपर जिसको हम इस 0 केल्विन के 0 को हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं, ये वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है। मतलब गैस अपना वजूद ही ख़त्म कर देती है, गैस अपना वजूद ही ख़त्म कर देती है। तो इसीलिए इस 0 को एब्सोल्यूट ज़ीरो कहा जाता है। ठीक है भाई, ये ग्राफ चार्ल्स लॉ भी मैंने आपको समझा दिया। अब ज़रा ये और इसके दोनों फार्मूलाज भी हो गए। अब अमीडो एवोगैड्रो को देख लें, बड़ा मशहूर नाम है हमारे पास। एवोगैड्रस नंबर, मोल का कॉन्सेप्ट इसने दिया। इसने भी गैसेस के हवाले से कुछ बातें बोली हैं, इसने भी गैसेस के हवाले से कुछ बातें बोली हैं, और यहाँ पर ये एवोगैड्रस लॉ कहलाता है। एवोगैड्रस लॉ, एवोगैड्रस लॉ कहलाता है। यह आसान सी बात कहता है कि वॉल्यूम ऑफ द गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल। मतलब अगर आप मोल की तादाद बढ़ा देंगे, नंबर ऑफ मोल किसी भी गैस के, अब मोल का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा होगा, मोल क्या है भाई, इसके लिए आप 12 वीडियोस मैंने सेपरेट बनाई हैं, प्लेलिस्ट देखिए।
बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट जो है वो पड़ी होगी, उसके अंदर मौजूद हैं वो 12 वीडियोस, मोल पार्ट 1, मोल पार्ट 2, मोल पार्ट 3, ठीक है। 12 वीडियोस जो हैं वो मैंने बनाई हैं सिर्फ इस मोल के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, जिसको यहाँ पर एन से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एन मीन्स नंबर ऑफ मोल्स। बहरहाल तो अमीडो एवोगैड्रो क्या कहता है, वो बोलता है वॉल्यूम ऑफ द गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पर आपको प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ये इसने लॉ दिया है। मतलब अगर आप किसी भी गैस के मोल्स में इजाफा कर देंगे, किसी भी गैस के मोल्स के तादाद में इजाफा कर देंगे, तो उस गैस का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। अब इसका पहला फार्मूला निकाल लेते हैं, इसके भी दो फार्मूले हैं, V इज़ इक्वल टू के एन, ये आ गया, और n को मैं यहाँ लेके आऊँ V अपॉन n इज़ इक्वल टू के, ये पहला फार्मूला आ गया। इसके दो केस देख लेते हैं हम, फर्स्ट स्टेट जो है इसकी और सेकंड स्टेट। तो अगर इसकी फर्स्ट स्टेट लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, V1 अपॉन N1 इज़ इक्वल टू के। सेकंड स्टेट लेके आएंगे जब वॉल्यूम चेंज हो चुका है, V2 आ चुका, दूसरा वॉल्यूम गैस का आपको मिल गया है। क्यों? क्योंकि आपने मोल्स की तादाद बढ़ा दी है, नंबर ऑफ़ मोल्स जो हैं आपने बढ़ा दिए हैं, तो ये N2 हो गया। इक्वेट करेंगे यहाँ पर, इसको हम इक्वेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, V1 अपॉन N1 इज़ इक्वल टू V2 अपॉन N2, ठीक है भाई। ये दूसरा फार्मूला भी आ गया, 6 फार्मूलाज आ गए। अब चलते हैं जनरल गैस इक्वेशन या जनरल गैस लॉ, ये क्या कहता है। इसी में आपको मैं आइडियल गैस और रियल गैस क्या होती है ये भी आपको समझा दूंगा आखिर में, कि आइडियल गैस क्या होती है, रियल गैस क्या होती है। जनरल गैस लॉ, जनरल गैस लॉ, जनरल वर्ड का मतलब क्या होता है, आम। अब इसको समझना है ना, अगर आपने जनरल गैस लॉ को, तो आप मिसाल समझिए ज़रा कि अगर आप जो है वो सब्ज़ी लेने के लिए जाते हैं, गोश्त लेने के लिए जाते हैं मार्केट में, या परचून का सामान लेने के लिए जाते हैं, फ्रूट लेने के लिए जाते हैं, तो आप फ्रूट एक मार्केट में मिलता है, सब्ज़ी दूसरी मार्केट में मिलती है, वेजिटेबल्स तीसरी मार्केट में मिलते हैं। आपके लिए परेशानी है ना, सब्ज़ी चाहिए तो इस मार्केट में जा रहे हैं, वेजिटेबल चाहिए तो उस मार्केट में जा रहे हैं, फ्रूट्स चाहिए तो उस मार्केट में जा रहे हैं। अगर एक ही मार्केट में सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएं तो आप बोलेंगे ये तो बड़ा अच्छा काम हो गया। अभी जो आपने तीनों लॉज देखे और इनसे जो इक्वेशंस मिली वो आपका मसला हल कर रही हैं। जैसे कि पहले ये देखें, बॉयल्स लॉ जो है वो गैस का वॉल्यूम और प्रेशर का मसला हल कर रही है। चार्ल्स लॉ जो है वो गैस का वॉल्यूम और टेम्परेचर का मसला हल कर रही है। एवोगैड्रोस लॉ जो है वो गैस का वॉल्यूम और नंबर ऑफ़ मोल्स का मसला हल कर रही है। तो साइंटिस्ट बरादरी ने सोचा कि यार एक ऐसी इक्वेशन बना दें, ठीक है, जिसमें इन तीनों को एक जगह इकट्ठा कर दें, ताकि अलग अलग इक्वेशंस को ना लगाना पड़े मुख्तलिफ़ सिचुएशंस में, कि एक ही इक्वेशन ऐसी हो जो कि ये सारे मसले हल कर दे, प्रेशर, टेम्परेचर, नंबर ऑफ़ मोल। तो वो ये बनी थी, PV इज़ इक्वल टू NR, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं जनरल गैस लॉ, और जनरल गैस इक्वेशन भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, यहाँ पर क्या है, इसको इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं। अच्छा, जनरल गैस लॉ कहना सही नहीं है, इसको हम कहते हैं जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन, ठीक है। हम इसकी डेरिवेशन देखेंगे कि ये बनी कैसे। सबसे पहले वही बॉयल्स लॉ को लेंगे, उसके बाद फिर हम चार्ल्स लॉ को लेंगे, और उसके बाद फिर हम जो है वो एवोगैड्रोस लॉ को लेंगे। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के पहले क्या नज़र आ रहा है आपको, V V V, ये जो 3 V हैं, इन तीनों V को आप एक V बना दें। ये जो तीनों साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, इसको भी आप एक ले लें, और 1/P मल्टीप्लाई बाय 1/T मल्टीप्लाई बाय N, इस तरह से ले लें। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये
v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये t जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा और n जो है वो t से, तो ये हो जाएगा nt अपॉन p। अब साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जब भी ख़त्म होता है तो इसकी जगह पर एक कांस्टेंट आता है, यहाँ जो कांस्टेंट आएगा और इक्वल का साइन आएगा वो है r n t अपॉन p। और इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, इस p को मैं यहाँ ले आऊँगा तो ये बन जाएगा PV इज़ इक्वल टू nRT। ये आपके पास आ गई जनरल गैस इक्वेशन, ठीक है। इसमें जो R की वैल्यू है, R की वैल्यू नोट कर लीजिए। R की वैल्यू जो है वो, इस R को हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं और जनरल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। इसकी वैल्यू 8.314 जूल्स पर मोल डॉट के, ये इसकी वैल्यू है, ठीक है भाई। इसके दोनों भी नाम बता दिए मैंने आपको। इसको हम जनरल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं और हम इसको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। तो सारे जनरल गैस लॉज, सारे गैस लॉज हो चुके इस वीडियो के अंदर। अगली वीडियो जो है वो आपके लिए वाकई काफ़ी तकलीफ़ दे हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि पार्ट 3 के अंदर जो है वो किस चीज़ के बारे में बात हो रही है पार्ट 3 के अंदर। बाकी ये वर्कड एग्जाम्पल्स जो हैं और ये सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस जो हैं, ये तो हम आखिर में एक ही वीडियो बना के सब निपटा देंगे, उसकी टेंशन नहीं। अगला पार्ट जो है वो आपके लिए तकलीफ़ दे होगा, उसमें ख़तरनाक किस्म की डेरिवेशन है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की थोड़ी सी बात होगी, उसके बाद किसकी बात होगी, प्रेशर ऑफ गैस, गैस का प्रेशर फाइंड आउट करने की डेरिवेशन होगी, ठीक है। और इसमें काफ़ी आपका सर जो है ना वो घूमेगा, इसलिए ज़रा होशियार होकर तैयारी करके आइएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, बस फिर आपका ये चैप्टर तमाम। फिर हम इनकी वर्क एग्जाम्पल्स करेंगे, सेल्फ असेसमेंट्स करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। आखिर में जो है एक्सरसाइज में MCQs हैं और क्या है CRQs, शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद ERQs, लॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चंस हैं, और न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल्स भी ठीक ठाक हैं, 10 न्यूमेरिकल्स हैं। बड़ा मज़ा आएगा इस चैप्टर के अंदर, जितना छोटा चैप्टर है उतने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हैं। फिर उसके बाद अगला चैप्टर नंबर 16 जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसको हम शुरू करेंगे, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।